हैप्पी दिवाली दोस्तों। स्लीपी क्लासेस की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। दोस्तों आने वाला साल बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी लेकर आए, आप सभी के लिए रैंक्स आए, सभी के जो भी आपकी दिली तमन्नाएं हैं सब पूरी हों। ठीक है दोस्तों, तो लेकिन एक बात का ध्यान रखते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद ही कुछ डिमांड करते हैं, ऐसी कोई चीज़ जहाँ पर ऐसा लगता हो कि और लोग भी जो मेहनत कर रहे हैं उनके साथ अन्याय ना हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज इकोनॉमी के कुछ करंट अफेयर्स और डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे फिस्कल स्टिमुलस, लिक्विडिटी ट्रैप और आईएमएफ ने क्या कहा उस पर। देन ECLGS एक स्कीम चल रही थी, एक्सटेंड कर दी गई है। सरफासी एक्ट पर 2 न्यूज़ देख लेंगे। डिजिटल टैक्स के बारे में भी सरकार ने कुछ और बात कही। RBI ने को लेंडिंग स्कीम निकाल दी है। आर्बिट्रेशन कंसिलेशन ऑर्डिनेंस भी आ गया है, एक जो पहले भी था उसको बस एक्सटेंड कर दिया, उसमें एक और बदलाव करके। एंड लार्ज NBFCs पर RBI ने क्या कहा। ठीक है दोस्तों, तो इसको प्रोसीड करें। आपको बता देता हूं मैं कि मेंस अ डे इनिशिएटिव चल रहा है। मेंस का सीजन है, ये मेंस की तैयारी आपकी जोरों शोरों से होनी चाहिए, चाहे आप इस साल मेंस दे रहे हैं चाहे नहीं दे रहे। ठीक है, मेंस ओरिएंटेड तैयारी अपनी रखेंगे, प्री क्रैक करने में बहुत हेल्प होगी। ये कब से हम आपको बोल रहे हैं और ये इस्टेब्लिश होता जा रहा है। मेंस की तैयारी अपनी बिल्कुल बनाए रखें। ठीक है दोस्तों, हर रोज एक मेंस का सवाल आता है, उसको आप अपने लेवल पे अटेम्प्ट कीजिए, फिर उसका सॉल्यूशन देखिए एंड समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे उसको और बेहतर अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे पहली न्यूज दोस्तों। जो IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ, उन्होंने रिसेंटली कहा कि जो पॉलिसी इंटरेस्ट रेट्स हैं, जो भी इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बहुत लो चल रहे हैं, 1% के आसपास चल रहे हैं दुनिया भर में एंड एडवांस्ड इकोनॉमी में तो ऑलमोस्ट सब। तो ऐसे केस में दोस्तों जहां पर इंटरेस्ट रेट बहुत लो होते हैं तो लोगों के पास कोई खास इंसेंटिव नहीं है कि वो सरकारी किसी चीज में इन्वेस्ट करें, किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट करें। तो वो मेजरली क्या करते हैं दोस्तों, तो वो अब जो लोग अपना जितना भी पैसा है उसको कैश की फॉर्म में ही सीमित रखते हैं। तो अब होता क्या है उस केस में, जब सभी लोग कैश के फॉर्म में ही सीमित रख रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट होनी बंद हो जाती हैं। तो लोग ऐसा भी नहीं है कि उसको खर्च रहे हैं कि पैसे को कि खर्चें, तो मार्केट में कोई स्पेंडिंग बढ़े, खर्च भी नहीं रहे, ना ही वो पैसा अपना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बहुत लो चल रहे हैं, दुनिया भर में चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक लिक्विडिटी का ट्रैप हो जाता है। लिक्विडिटी है भी और नहीं भी। इतने लो इंटरेस्ट रेट्स हैं उसके बावजूद भी कोई जो मार्केट से ऐसा ऑफ टेक नहीं हो रहा कि बहुत क्रेडिट उठा रही है लोगों ने और एकदम से बिजनेस एक्टिविटी बढ़ जाए। तो जो जॉन मेनार्ड कीन्स ने भी इसको समझा, उन्होंने समझा इस बात को। उन्होंने बोला कि ऐसे केस में लोग बॉन्ड्स को, सरकारी बॉन्ड्स को, इन्वेस्टमेंट्स को बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं इस केस में, क्योंकि उनको उम्मीद होती है कि आने वाले टाइम में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे तो बॉन्ड्स की कीमत और लो जाएंगी दोस्तों, क्योंकि बॉन्ड्स की प्राइसेस इन्वर्सली रिलेटेड होती हैं विद इंटरेस्ट रेट। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा बॉन्ड की प्राइस और नीचे आती रहेगी। तो आप ये बात समझ रहे हैं कि जो इंटरेस्ट रेट्स अभी लो हैं तो लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे बॉन्ड्स में, इन्वेस्ट नहीं कर रहे, सरकार के पास पैसा भी नहीं आता, अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाती इकोनॉमी में एंड अकॉर्डिंगली जो बहुत सारी रिजर्व बैंक की पॉलिसीज हैं जो चाहते हैं रिजर्व बैंक कंट्रोल करना बैंक्स को, वो नहीं हो पाता। बैंकिंग के लेक्चर में दोस्तों हमने ये सब कुछ डिस्कस किया हुआ है कि हाउ दिस ऑल वर्क्स। हम पूरे अपने जो बहुत टाइम से प्री क्योर में भी, और इनफैक्ट आई रिमेंबर डूइंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन आवर प्री मिक्सेस। ठीक है, प्रीवियस प्री मिक्सेस में मैंने आपको बॉन्ड प्राइसिंग एंड कैसे जो इवन की हमारा जो यील्ड कर्व होता है दोस्तों, यील्ड कर्व कैसे बिहेव करता है लॉन्ग टर्म में विद इंटरेस्ट रेट्स, ये सब डिस्कस किया हमने। तो ये सब बातों का ध्यान रखें एंड अकॉर्डिंगली इस पर विचार करते हुए अभी हमें इस बात को समझना है कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट की लोगों को लगता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे तो लोग अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहे एंड अकॉर्डिंगली सरकार के पास इन्वेस्टमेंट नहीं आती। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जो बड़े बड़े बोरोवर्स हैं वो मिलने में कठिनाई होती है एंड उसके बाद क्या एडिशनल इंसेंटिव दे। इंटरेस्ट रेट बहुत नीचे है एंड उसको बढ़ा भी नहीं सकते बहुत ज़्यादा क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बहुत कम डिमांड है। तो इस केस में इसको क्या बोला जाता है, लिक्विडिटी ट्रैप, कि लिक्विडिटी के एक ट्रैप में फंस गए, लिक्विडिटी है भी लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो दोस्तों बहुत से ऐसे तरीके हैं जो लिक्विडिटी ट्रैप से निकालने में हेल्प करते हैं। तो जिसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट क्या है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाए। इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाए, लोगों को जो उम्मीद थी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है वो बढ़ जाएगा एंड देन बोला जाए कि बहुत टाइम तक अब इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे या कांस्टेंट रहेगा, तो उस कारण से लोगों की इन्वेस्टमेंट की टेंडेंसी बढ़ जाती है। या फिर जो क्या किया जाए कि लोगों के पास जो सरप्लस कैश पड़ा हुआ है उस कैश को यूज कराया जाए
तो अपनी जो बहुत सी जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी प्राइसेस गिराई जा सकती हैं मार्केट में। लेकिन दोस्तों अगर मार्केट में लोग जो प्रोडक्ट्स की प्राइसेस गिरेंगी तो डिफ्लेशनरी ट्रेंड आने का डर होता है, डिफ्लेशन के अपने अलग खतरे हैं। लेकिन एक हमने स्ट्रैटेजी पहले अपने एक प्री क्योर में पढ़ी थी, दैट इज नोन एज डाउन ट्रेडिंग, कि आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में थोड़े से फीचर्स निकालते हो, थोड़े से फीचर्स को रिमूव करते हो एंड उन जो आपके प्रोडक्ट्स बन जाते हैं उनको आप थोड़ा जो सब्सटैंशियली सस्ता करके बेच देते हो। तो दोस्तों डाउन ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसा भी हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी वन प्लस एक कंपनी है, तो वन प्लस कंपनी ने एक अपना प्रोडक्ट निकाला दैट वाज नोन एज नॉड, ठीक है, तो आपने शायद सुना भी हो बहुत मार्केटिंग की। तो नॉड निकाला, जो एक वन प्लस का टॉप नॉच मॉडल है दैट इज वन प्लस 8, तो वन प्लस 8 मॉडल से बस थोड़े से फीचर्स कम किए एंड ये था फोन 45,000 के आसपास का, ये निकाल दिया 30,000 का, थोड़े से बस 2-4 फीचर कम किए कि कैमरा की पावर कम है एक्सेट्रा, दैट्स इट, ठीक है, बाकी प्रोसेसर एक्सेट्रा सब सेम रखे। तो अब सिग्निफिकेंटली प्राइसेस लो होगी, तो बहुत से लोगों ने रिकॉर्ड सेल्स की गई नॉट की। तो ये ऐसे क्यों किया गया? क्योंकि डाउन ट्रेडिंग, कंपनीज को ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स निकालने पड़ेंगे। दोस्तों सरकार अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज करे, दोस्तों जब सरकार अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज करती है, थोड़ा इससे क्या हमें फीलिंग मिलती है कि इससे हमें एक कॉन्फिडेंस की फीलिंग आती है कि सरकार भी कॉन्फिडेंट है, कमिटेड है इकोनॉमी को लेके, एंड उससे सरकार जब फंडिंग जब इंक्रीज करती है, स्पेंडिंग इंक्रीज करती है, सरकार अगर ब्रिजेस बनाएगी, रोड बनाएगी, तो अकॉर्डिंगली मार्केट में क्या ऐसे एक भावना उत्पन्न होगी कि सरकार को रिक्वायरमेंट है बहुत सी चीजों की, तो जॉब्स क्रिएट होती हैं एंड देन सरकार जो लेटर क्या कर सकती है, जो बॉन्ड्स को सेल और बाय कर सकती है ताकि बॉन्ड्स की डिमांड क्रिएट हो, ठीक है। बॉन्ड्स की जब मार्केट जब चलनी शुरू होगी तो अकॉर्डिंगली बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगी। ऑलराइट दोस्तों, तो ये एक पर्टिकुलर चीज था, लिक्विडिटी ट्रैप, थोड़ा आपसे शेयर करना चाह रहा था, ठीक है। ओके, देन ECLGS स्कीम थी, कोविड-19 के चलते सरकार ने कहा था कि जो छोटी हमारी जो एंटरप्राइजेज होती हैं MSMEs, उनके लिए 3 लाख करोड़ मिलेगा, तो 2 लाख करोड़ तो जा चुका है अभी, जो ऑलरेडी लोन्स के तहत 1 लाख करोड़ को एक देने की जो डेडलाइन थी उसको 1 महीना और एक्सटेंड कर दिया गया। तो दोस्तों बस यही उम्मीद है कि जो फेस्टिव सीजन के दौरान थोड़ी सेल्स बढ़ेंगी एक्सेट्रा, तो उस कारण से और MSMEs को थोड़ा लोन चाहिए होगा, थोड़ा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। तो ECLGS स्कीम थी जो क्रेडिट जो आगे एक्सटेंड किया जा रहा है, वो उसमें क्या है, कोई कोलैटरल फ्री आपको उधार मिलता है, जिसमें कोलैटरल का मतलब आपको कुछ गिरवी नहीं रखना होता। तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है कि मुझे डे टू डे बिजनेस चलाने में जो पैसा रिक्वायर्ड होता है उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। एंड देन जो इस पर थोड़ी कंडीशंस हैं कि हद से हद 50 करोड़ का आपके पास उधार होना चाहिए, उसके ऊपर होगा तो नहीं मिलेगा इस स्कीम में क्योंकि ऑलरेडी बहुत उधार है, एंड 250 करोड़ से ऊपर आपका टर्नओवर नहीं होना चाहिए क्योंकि छोटी जो ऑर्गेनाइजेशंस को चाहते हैं हेल्प करना। इंटरेस्ट रेट्स पर भी थोड़ी सीमा लगाई गई है कि इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट नहीं चार्ज कर सकते। मॉरेटोरियम का पीरियड भी है कि आप शुरू के कुछ टाइम में सिर्फ और सिर्फ जो छोटा इंटरेस्ट अमाउंट पे करते हैं, जो बड़ा जो प्रिंसिपल पे रीपेमेंट पर इंटरेस्ट पे नहीं करना होता, वो 1 साल के बाद शुरू होता है, ताकि जो ये मुसीबत का जो समय है ये निकल जाए थोड़ा कम किस्त देकर। दोस्तों ये बैंक्स के थ्रू याद रखने वाली बात है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में DFS है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, एंड नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी, उसके थ्रू भी ये लोन दिए जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमसे सवाल प्री में पूछे जा सकते हैं। ओके, सरफासी एक्ट की बात करते हैं क्विकली। सरफासी एक्ट क्या था? जब बहुत पहले की बात है, 2002 से पहले की, जब कंपनीज बैंक्स अपना पैसा उधार देते थे कंपनीज को, कंपनीज अगर उधार वापस नहीं कर पाती थी तो बैंक्स के पास बहुत लिमिटेड पावर्स थी कि वो कंपनीज के एसेट्स को नीलाम कर दे और पैसा रिकवर कर ले। लेकिन 2002 के बाद जो लेंडर्स के फेवर में एक एक्ट आया, सरफासी एक्ट, तो वहां पर बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस जो थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनको एम्पावर किया गया कि आप पैसा रिकवर कर सकते हैं एंड आपको कोई बहुत कोर्ट केसेस के चक्कर नहीं काटने। आपके पास ही पावर है अब कि अगर डिफॉल्ट करता है वो आपका कोई जो आपका उधार जिसने लिया हुआ है, तो आप उसकी मैनेजमेंट भी टेक ओवर कर सकते हैं, एसेट पोजेस कर सकते हैं, या फिर आप उनको बोल सकते हैं ड्यूज पे कीजिए वरना हम आपके एसेट्स को नीलाम कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी क्या था कि जो अनसिक्योर्ड, जिन्होंने कुछ पीछे गिरवी रखा ही नहीं, कुछ कोलैटरलाइज किया ही नहीं, जो सिक्योरिटी को जमा ही नहीं कराई थी कि मेरी बिल्डिंग या मेरी मशीनें, ठीक है, इसके बदले में उधार ले रहा हूं, तो उन पर क्या किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा एक ये जो लूप होल था, तो IBC आया, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आया, तो उसने इसको और जो थोड़ा और बेटर किया। इवन ARCs बनाई गई थी 2000 जब 2 के बाद, जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, जो ऐसी कंपनीज होती हैं ये जो कि बाकी कंपनी जो उधार नहीं पे कर पा रही है अपना, जो कि अभी इंसॉल्वेंट होती जा रही हैं, उनमें ये हिस्सेदारी खरीद लेती हैं बहुत सस्ते दामों में, एंड ये ट्राई करती हैं उसको रिवाइव करने की या उसको रिवाइव करके किसी अच्छे खरीदार को बेचने की, ताकि जो बैंक्स का पैसा भी रिकवर किया जाए, ठीक है।
तो ये एआरसीज असेट को रिकंस्ट्रक्ट करने की ट्राई करती हैं। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी कंपनी जो फ्लाईओवर्स बना रही है लेकिन फ्लाईओवर समहाउ नहीं बना पाई, उसका सारा जो बैंक का पैसा अटक गया उस फ्लाईओवर वाली कंपनी में, एंड देन जो एआरसी आएगी वो फ्लाईओवर बनाना शुरू करेगी अपनी तरह से, जैसे भी शुरू करे, सस्ते में पहले वो खरीद लेगी फ्लाईओवर वाली कंपनी को, एंड देन फ्लाईओवर बनाकर उसको चलाकर उसको किसी और खरीदार को बेचकर अपना भी मुनाफा कमाएगी एंड बैंक्स के पैसे भी वापस कर देती है। तो दोस्तों समझे, अब एआरसी बहुत काम की फायदेमंद चीज हो सकती है, लेकिन इंडिया में इतना काम नहीं कर पाई। यूएस वगैरह में तो बहुत फेमस है एआरसी, इंडिया में नहीं चल पाई। देन दोस्तों और भी बात बताता हूं आपको मैं कोऑपरेटिव बैंक्स की। कोऑपरेटिव बैंक्स पहले सरफासी में कवर नहीं थे, अगर कोऑपरेटिव बैंक ने उधार दिया हुआ है तो रिकवर नहीं कर सकते थे। उसके बाद इनको भी डाल दिया गया, उसके बाद लेकिन इसको चैलेंज किया गया, एंड देन फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने भी जो उसको अप्रूव कर दिया कि ये सही है कि कोऑपरेटिव बैंक्स जो बाकी और भी बैंक्स को भी कवर कर दिया गया। तो दोस्तों आप मुझे यहाँ पे एक बात बताइए कि क्या एनबीएफसीज, दोस्तों एनबीएफसीज क्या सरफासी के अंडर कवर होती हैं या नहीं होती? ठीक है, मुझे बताइए। ठीक है, आप थोड़ा जो उसको गूगल कीजिए। ओके, मैं आपको आगे बताता हूँ रिसेंट न्यूज़ क्या है। एयरसेल का केस है, रिलायंस का केस है कि आरबीआई, अब देखो जो सरफासी एक्ट है, सरफासी में अगर हम बात करें, सरफासी का जो किससे लेना देना है, बैंकिंग इंडस्ट्री से, तो उसके जो सारी रेगुलेशन है किसके पास है, आरबीआई के पास। लेकिन अभी एक और एक्ट भी आ गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, उसकी जो देखरेख है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास। तो ये दो पर्टिकुलर चीजें, आरपीआई और मोका, ये आपस में भिड़ते रहते हैं, भिड़ते नहीं है, इनफैक्ट इनकी जो रेगुलेशंस है, इनका कोड है, थोड़ा आपस में इसमें मैच नहीं होता। ठीक है, तो अभी रेगुलेशन जो है दोनों में फर्क है। एक पर्टिकुलर चीज सरफासी में आरबीआई कुछ और कहता है, वहां पर जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी में मोका कुछ और कहती है। तो वही जो केस चल रहा है अभी वो क्या है कि एआरसीज को लेकर, कि एआरसीज कुछ काम चाहती हैं करना, आरबीआई जो कह रहा है कि ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन जो आईबीसी के तहत वो कर सकती हैं। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर केस है जिसमें रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स की बात है कि एआरसी क्या रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स की तरह काम कर सकती है। ठीक है, तो आरबीआई उनको वहां पर, जो आरबीआई उस पर अभी कह रहा है कि नहीं कर सकते क्योंकि सरफासी में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है, जबकि आईबीसी कहता है कि ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक है, आईबीसी परमिट करता है। तो अभी उसके अगर आरबीआई की बात माने तो बहुत सी जो हमारे ऑलरेडी जो ऐसी कंपनीज हैं जो कि बैंकरप्ट हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई, जिनमें एआरसीज ने जाके हिस्सा खरीदा और उनको दोबारा चलाने की कोशिश करी, तो वो अगर आरबीआई की बात सुनेंगी तो रुकना पड़ेगा उनको, उस प्रोसेस को रुकना पड़ेगा। तो इनफैक्ट जो अभी एयरसेल का केस था, इनफैक्ट जो आरकॉम का केस चल रहा है, रिलायंस कम्युनिकेशन का, वो सभी रुक जाएंगे अगर आरबीआई की बात मानी गई। तो इसीलिए अभी कहा जा रहा है कि आईबीसी और जो सरफासी को लेकर जो आरबीआई का स्टैंड है उसको रिकंसाइल करना जरूरी है, अदरवाइज यहां पर बहुत सी जो एआरसीज को झटका लगेगा एंड जो रिवाइवल का एक प्रोसेस चल रहा था कंपनीज का वो रुक जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो दोनों की रेगुलेशन में एक टेंशन चल रही है। ऑलराइट दोस्तों, तो समझाने की थोड़ी आपको वही ट्राई की है यूजिंग वेरियस डायग्राम्स। ऑलराइट, तो चलिए सरफासी पे एक छोटी सी खबर और भी है कि जो डीएम्स एंड जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, सरफासी एक्ट में डीएम को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप असेट्स जो कि उधार वापस नहीं कर पाए लोग, उन लोगों के असेट्स आप जब्त करके, जो जिन्होंने डिफॉल्ट किया उनके उधार जब्त करके, सिक्योर करके आप जो बैंक्स के हवाले करेंगे एंड बैंक्स को आगे जो प्रोसीडिंग करनी है वो करने में मदद करेंगे। तो लेकिन जो 30 दिन का टाइम दिया गया कि 30 दिन में करना है, लेकिन सरकारी ऑफिसर्स के पास टाइम की कमी रहती है, बहुत ज़्यादा काम करने होते हैं, तो बहुत बार नहीं कर पाते। तो इसी जो पर्टिकुलर केस में कि अगर डीएम 30 दिन की जो हद से है जो एक्सटेंड हो सकता है 60 दिन, तो उसमें ये नहीं एसेट अगर जो कर पाया तो बैंक के पास क्या पावर है। तो वो कह रहे हैं कि अगर कोई सरकारी ऑफिसर के चलते कि जो डिले हो रहा है, तो उस केस में क्या किया जाए। तो सेक्शन 14 वहां पर क्या कहता है कि सेक्शन 14 की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के किए बिना आप उसको प्रोसेस नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अगर हम देखें यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट का मानना है, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, डीएम उनको सिर्फ डायरेक्ट कर सकता है, ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी नहीं है कि डीएम की जो मदद के बिना कुछ काम ही नहीं होगा। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ वहां पे डायरेक्शनल रोल है, मैंडेटरी रोल नहीं है कि उनकी वहां प्रेजेंस होगी, क्योंकि सरकारी ऑफिसर्स जनरली वहां पर बहुत से कामों में फंसे रहते हैं तो डिले हो जाता है, इसलिए बैंक्स अपना प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है,
तो इसलिए फंक्टस ऑफिशियो कहा गया कि ऐसा नहीं है कि 60 दिन बीत गए तो अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ड्यूटी ही खत्म हो गई। नहीं नहीं, ड्यूटी खत्म नहीं हुई, आपको काम भी करना है। ऐसा नहीं है कि आपका काम खत्म हो गया, फंक्शन खत्म हो गया, आपको काम करना है। एंड इसलिए कहा गया बैंक को, और जो थोड़ी इंडिपेंडेंस दी गई है कि आप जो और भी अगर 60 डेज का अगर टाइम बीत जाए तो अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रोसीडिंग चलाइए। ठीक है, तो डीएम की जो ऐसे अब क्योंकि ग्रेजुअली देखना आने वाले दिनों में ऐसा भी हो रहेगा, ठीक है, कि अगर 60 डेज में अगर डीएम का अप्रूवल नहीं आया, डीएम ने अगर कुछ मदद नहीं की, तो मान लिया जाएगा कि डीएम का ऑटोमेटिक अप्रूवल है। अभी ऐसा नहीं है, लेकिन हो जाएगा आने वाले टाइम में। ऑलराइट, तो दोस्तों अब डिजिटल टैक्स की बात भी चल रही है, जिसमें भारत ने क्या किया कि बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जैसे गूगल है, अमेजॉन एटसेट्रा, तो ये काम तो इंडिया में करती हैं, पैसा इंडिया से कमाती हैं, लेकिन वापस अपने होम कंट्रीज में ले जाकर पैसे को अकॉर्डिंगली इंडिया में टैक्स नहीं होता है ये पैसा। इंडिया बहुत से टैक्स से जो डायरेक्ट टैक्स मिल सकता है, इनकी इनकम पे टैक्स, प्रॉफिट पे टैक्स, इंडिया उससे वंचित रह जाता है। सिर्फ इंडिया की बात नहीं दोस्तों, बहुत सी जो कंट्रीज में ये अपना बिजनेस चला रही हैं, तो वहां पर डिजिटली चला रही हैं, जो अदरवाइज बेस्ड आउट ऑफ यूएस से, लेकिन काम चल रहा है दुनिया भर में। तो इसलिए दुनिया भर से पैसा इकट्ठा करके टैक्स नहीं पे कर रही वहां पे उन कंट्रीज में। तो इसीलिए दुनिया भर में डिसाइड किया गया था, G20 की बैठक हुई थी, OECD ने भी डिसाइड किया। OECD दोस्तों अमीर देशों का जो संगठन है, डिसाइड किया कि ये सही नहीं है कि बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग हो रही है, कि हमारे यहाँ पैसा कमा के प्रॉफिट्स जो कहीं और ले जाते हैं, टैक्स भी नहीं चुकाते। तो इसीलिए इंडिया ने 2016 में इक्वलाइजेशन लेवी लगाई थी कि अगर आप इंडिया में जैसे गूगल, अमेजॉन, एप्पल, फेसबुक अगर ये एड्स वगैरह चलाती हैं तो हमें इनका पैसा मिलेगा, इसका कुछ हिस्सा मिलेगा। तो भारत ने उस पर 6% टैक्स लगा दिया था। ठीक है, तो इक्वलाइजेशन लेवी, ये यूपीएससी ने सवाल भी पूछा था आपसे कि ये कब लगाया गया, तो ये फाइनेंस एक्ट जो मतलब हमारे बजट में पास किया गया था, तो इसमें ऐसे कोई इनकम टैक्स एक्ट एक्सेट्रा में कोई बदलाव नहीं किया गया था दोस्तों, सिर्फ बजट में प्रोविजन डाला गया था कि एक और हम टैक्स लगा रहे हैं इक्वलाइजेशन लेवी के नाम से। यूपीएससी ने हमसे ये सवाल भी पूछा था। ओके, देन दोस्तों उसके बाद जो हुआ क्या, अभी रिसेंटली जो सरकार ने कहा कि और भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जैसे ई कॉमर्स कर रही हैं, है ना, जैसे अमेजॉन एटसेट्रा, उन पर भी हम टैक्स लगा रहे हैं। अप्रैल 1 से टैक्स लगा दिया गया। एंड देन उसके बाद अगर जो जो ये कंपनीज ने शोर मचाया अपने होम कंट्री यूएसए में, एंड यूएसए में मैंने आपको पहले भी बताया था, एक हमारे पहले वाले प्री क्योर में भी डिस्कस किया था हमने, कि यूएस के प्रेसिडेंट के पास पावर रहती है कि वो एक इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन में अगर पता लगे कि हाँ किसी कंट्री ने जो यूएस की कंपनीज को अनड्यू टारगेट किया, एंड अकॉर्डिंगली यूएस उनसे बिजनेस करना बंद कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो उसको क्या कहते हैं, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, उनकी उसकी रिपोर्ट आती है यूएसटीआर की, जिसको सेक्शन 301 कहा जाता है। एंड देन सेक्शन 301 की रिपोर्ट में भारत और 9 अदर कंट्रीज का जिक्र है कि इन्होंने जो हमारी कुछ कंपनीज हैं उन पर, यूएसए की कंपनीज पर जो टैक्स लगा दिया, तो प्रेसिडेंट को कहा कि प्लीज एक्शन लीजिए। ठीक है, जो वहां पे प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट जो टैरिफ्स लगा सकता है या ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि हम यूएस वाले इनके साथ ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो 1974 में इसको लागू किया गया था। इंपॉर्टेंट चीज है, मेंस में भी पूछी जा चुकी है, तो स्टिल इसलिए दोबारा इसको देख लेते हैं। तो उसी के चलते, लेकिन इंडिया ने इसको मैंने आपको बताया था, रिप्लाई दिया था कि सर ऐसा नहीं है कि यूएसए की किसी कंपनी, हम तो एक ब्रॉडली एक हम ऐसा लॉ लेकर आ रहे हैं कि कोई भी डिजिटल कंपनी, चाहे यूएसए की, चाहे यूके की, चाहे ऑस्ट्रेलिया की, उस पर हम टैक्स लगाएंगे। हमने यूएसए को टारगेट नहीं किया। ठीक है, तो हम पे फालतू के कुछ ऐसे आप एक्शन मत लीजिए। ठीक है, तो लेकिन लेट्स से क्या होता है उसका, तो अब ओईसीडी ने जो बात की थी कि ऐसी कंपनीज ऐसा कर रही हैं, तो इसीलिए 2 पिलर्स में बात की गई थी, पिलर 1 एंड पिलर 2। कि पिलर 1 में कहा था कि पहले हमें ग्राउंड वर्क प्रिपेयर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सभी कंट्रीज को इकट्ठे लाना पड़ेगा, एंड देन उस कंट्रीज को इकट्ठे लाने के बाद उन पे कंसेंसस डेवलप करना पड़ेगा कि दुनिया भर में ऐसा हो रहा है कि कंपनीज पैसा कमा के अपने होम कंट्रीज में ले जाती हैं, एंड जहां से पैसा कमाते हैं उनको टैक्स ही नहीं मिलता। तो ठीक है, तो पिलर 2 में टैक्स प्रपोजल्स की बात कर दी गई थी। तो अभी भारत पिलर 2 के चलते बहुत से टैक्सेस लगा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो पिलर 1 पिलर 2 की बात है यहाँ पर, जो एंटी बेस इरोजन। दोस्तों ये हमने सब बातें अपने इको की, हमारी जो यूट्यूब पर भी सीरीज अवेलेबल है, या फिर अगर आप पेड मेंबर है हमारे कोर्सेज के, तो वहां पर हमने ये डिस्कशन की हुई है। ठीक है, कि व्हाट इज बेस इरोजन, व्हाट इज प्रॉफिट शिफ्टिंग। ठीक है दोस्तों, ओके। देन दोस्तों अब आरबीआई ने को लेंडिंग स्कीम अनाउंस की है। आरबीआई ने कहा कि ऐसे बहुत जो एनबीएफसी हमारे थोड़ा क्राइसिस से गुजर रही हैं, तो एनबीएफसी अकेले लोन नहीं दे पाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों एनबीएफसीज यहाँ पर अभी जो थोड़ा क्राइसिस से गुजर रही हैं, अकॉर्डिंगली एनबीएफसीज बहुत ज़्यादा अपने जो लेंडिंग में जो मैकेनिज्म है उसको एक्सरसाइज नहीं कर पा रही, उधार नहीं दे पा रही। तो आरबीआई ने कहा कि एक को लेंडिंग मैकेनिज्म ऑन करते हैं कि जहाँ पर आरबीआई कह रहे हैं कि एनबीएफसीज की मदद करने आ जाए कौन, बैंक्स। ठीक है,
तो अब एनबीएफसीज और बैंक्स मिलकर, ठीक है, दोनों इकट्ठे मिलकर कुछ ऐसे प्रायोरिटी हमारे दोस्तों जो देश में सेक्टर रहते हैं, जो प्रायोरिटी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हमें उधार देना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर किसी को जो कि अगर एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है तो उसको उधार देना चाहिए, ठीक है। अगर किसी को लो कॉस्ट हाउसिंग चाहिए, है ना, जिसको हमने क्या बोलते हैं, पीएसएल, प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग। तो अगर आपने ये नहीं जानते इसके बारे में दोस्तों, इस पर भी हमने बैंकिंग में वीडियो डाला हुआ है, पीएसएल स्लीपी क्लासेस सर्च कीजिए, मिल जाएगा आपको। ऑलराइट, तो पीएसएल जो सेक्टर को लेंडिंग और जो थोड़ा अग्रेसिवली की जाए एनबीएफसी द्वारा, तो उसको कह रहे हैं कि बैंक्स की मदद लीजिए, इकट्ठे आइए एंड अकॉर्डिंगली लोन दीजिए। तो वो कह रहे हैं कि एनबीएफसी 20% तो कम से कम उसमें कंट्रीब्यूट करे एंड अकॉर्डिंगली मिलकर वो बैंक और एनबीएफसी मिलकर डिसाइड कर सकते हैं क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। एंड एनबीएफसी ही रहेगा जहां पर कस्टमर आके इंटरेक्ट करेगा एंड बैंक उसको सिर्फ क्या करेगा, बैंक उसको आगे जो लोन जितना अमाउंट देना है वो एक्सरसाइज करके आगे पकड़ा देगा। एंड देन जो ट्रांजैक्शंस होंगी वो एक एस्क्रो अकाउंट, दैट मींस एक टेम्पररी अकाउंट बनाया जाएगा बैंक में, जहां पर एनबीएफसी और जो बैंक मिलकर पैसे डालेंगे एंड कस्टमर को ट्रांसफर हो जाएगा, कस्टमर अकॉर्डिंग उसमें वापस डाल सकता है। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर कोई ग्रीवांस है तो वो ग्रीवांस सबसे पहले एनबीएफसी के पास कस्टमर लेकर आएगा, रिजॉल्व नहीं होता तो ऑम्बड्समैन रहते हैं हमारे, बैंक का भी रहता है, एनबीएफसी का भी रहता है, आरबीआई का भी जो सीईपीसी सेल है, जो कस्टमर एजुकेशन प्रोटेक्शन सेल, तो वहां पर भी अपनी ग्रीवांस सुना सकते हैं इन केस अगर वो रिजॉल्व नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो ये बस मदद करने के लिए कि हमारी इकोनॉमी में बहुत रैपिडली सामान चले और जो लेंडिंग होनी है प्राइवेट सेक्टर को वो की जाए। ऑलराइट दोस्तों, आर्बिट्रेशन कंसिलेशन का ऑर्डिनेंस था, उसमें एक जो शेड्यूल है उसको डिलीट कर दिया गया है। तो इसीलिए जो सवाल है आर्बिट्रेशन कंसिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने मेंस में पूछा था, इट वाज अ टफ क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंगली तो हर एक चीज को आपने मेंस और प्री की नजर से पक्का ही पक्का देखना है, तभी ही दोस्तों एग्जाम्स क्रैक होते हैं। तो अभी यहाँ पर क्या था कि अगर आर्बिट्रेशन कंसिलेशन करवानी है तो पहले फॉरेन प्रैक्टिशनर्स अलाउड नहीं थे, उसको अलाउ कर दिया गया है। उसमें बहुत सारी क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, तो हमें पूछ सकते हैं कि जो 8 शेड्यूल है वो किससे जो यहाँ पर पर्टिकुलरली जो डील करता है वो क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस, कि कौन आके आर्बिट्रेट कर सकता है, कौन सुलह मशवरा करा सकता है बिटवीन टू जो वॉरिंग या फिर जो आपस में जो क्वेरलिंग पार्टीज हैं, जो आपस में लड़ रही हैं, फाइटिंग पार्टीज, उसके बीच में आर्बिट्रेटर कौन हो सकता है। ठीक है, अभी फॉरेन पार्टीज को भी अलाउ कर दिया गया है एंड अकॉर्डिंगली हम चाहते हैं दोस्तों भारत को एक इंपॉर्टेंट एक सेंटर बनाना जो किसका, आर्बिट्रेशन का, कि अगर आर्बिट्रेशन अगर होनी है, अगर सुलह मशवरा कराना दो कंपनियों में, जैसे अभी रिसेंटली दोस्तों एक केस है जो अमेजॉन वर्सेस हमारे रिलायंस रिटेल का, तो वो केस कहाँ चल रहा है दोस्तों, सिंगापुर में चल रहा है। सिंगापुर की एक जो आर्बिट्रेशन सेंटर है वहां पर चल रहा है, मैंने लास्ट प्रीक्योर में डिस्कस भी किया था। तो अभी ये भारत में क्यों नहीं हो रहा दोस्तों, क्योंकि भारत में चीज़ों को रिजॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए हम चाह रहे हैं कि हमारा आर्बिट्रेशन का प्रोसेस थोड़ा स्मूथ, थोड़ा स्ट्रीमलाइन रहे, फॉरेन पार्टीज भी यहाँ पे आके अपने केसेस को सुलझाएं। तो ये इसको एस्टैब्लिश करने के लिए हमें नए नए कदम उठाने पड़ रहे हैं, दिस इज वन ऑफ दोज। ऑलराइट दोस्तों, तो एक खबर क्विकली और देख लेते हैं कि जो अब आरबीआई के डिप्टी गवर्नर राव कह रहे हैं कि जो बड़ी एनबीएफसीज हैं, जो ह्यूज एनबीएफसीज हैं, उनको बैंक्स के जैसे ही रेगुलेट करना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली रेगुलेट करना चाहिए। ठीक है, तो वो कह रहे हैं एनबीएफसी शैडो बैंकिंग सिस्टम की तरह काम करती हैं, जैसे ही बैंक्स लेंड करते हैं वैसे ही एनबीएफसीज भी उतनी ही लेंडिंग करती हैं, बहुत एग्रेसिवली काम करती हैं आजकल एनबीएफसीज। आप देखते होंगे ना कि कितने सारे जो आपने अगर कोई बाइक खरीदने गए, गाड़ी खरीदने गए, तो वो वहां पर आपको बैंक्स कम नजर आते हैं, एनबीएफसीज ज्यादा नजर आती हैं। और देन उसके बाद सिर्फ फाइनेंसिंग नहीं करते ना, सिर्फ ये बाइक्स वगैरह की इन्वेस्टमेंट भी करवाती हैं, इंश्योरेंस, चिट फंड, है ना, निधि स्कीम्स होती हैं, मर्चेंट बैंकिंग, स्टॉक ब्रोकिंग, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स आ रहे हैं आजकल। तो एनबीएफसीज माइक्रो फाइनेंस में काम करती हैं, कितना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कर रही हैं। तो इसीलिए बड़ी बड़ी डीएचएफएल का भी क्राइसिस था। तो ये सभी बड़ी बड़ी एनबीएफसीज हैं दोस्तों। तो जरूरी है, इसलिए जो डिप्टी गवर्नर आरबीआई की क्या कह रहे हैं कि जरूरी है कि इनको जो अब बैंक्स के जैसे ही इनके साथ स्ट्रिक्टली डील किया जाए, रेगुलेशन सॉलिड रहे, ताकि क्राइसिस के में अगर ऐसा ना हो कि सिर्फ क्राइसिस के वक्त जाके इनको देखा, उसके पहले पता ही नहीं हमें। ठीक है, तो एनबीएफसी के बारे में जान सकते हैं, कंपनीज एक्ट के तहत बनाई जाती हैं, बहुत से जो ये काम करती हैं उनके बारे में देख सकते हैं कि क्या क्या काम करती हैं। एंड अगर सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमारे प्री के पर्सपेक्टिव से, ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट दैट मीन्स कि जो आप ऑन द स्पॉट होता है ना, इतना पैसा निकाल दीजिए, तो फटाफट से आप जाकर डिमांड करते हैं। तो वो कैसे डिमांड करते हैं, आप चेक के थ्रू कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो ये दैट मीन्स ये चेक भी इशू नहीं कर सकती, है ना, देख रहे समझ रहे हैं आप। तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट भी नहीं है, ये सभी प्री की ऑप्शन बनती है दोस्तों। तो जो आपका जो पैसा
जो आपका पैसा जो अब जैसे लेट्स से बैंक में पड़ा हुआ है, बैंक अगर दिवालिया हो जाए, बिक जाए, बंद हो जाए, भूचाल आ जाए, तो आपका पैसा थोड़ा सिक्योर्ड है DICGC के थ्रू, है ना, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है भारत की, तो वो आपके पैसे को थोड़ा बैंक्स में सेफ रखती है। लेकिन ये सेम सुविधा आप जाके पैसे जमा करा सकते हैं NBFC में, लेकिन ऐसा नहीं है कभी भी जाके निकाल लें, ठीक है, 5 साल में एक बार निकाल सकते हैं, ऐसे जो भी जो आपको NBFC इन्वेस्टमेंट का जो फीचर देती है अकॉर्डिंगली, डिमांड डिपॉजिट नहीं होते, ठीक है। तो इसीलिए जो DICGC का जो फीचर है इसलिए NBFC पर नहीं होता, तो ये बात हमें दिमाग में रखनी है। इट इज DICGC इज अवेलेबल फॉर बैंक्स ऑफ कोर्स बट नॉट फॉर NBFCs, ये बात दिमाग में रखने वाली है। NBFC का स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप कि कौन सी NBFCs कुछ RBI के साथ भी रजिस्टर्ड रहती हैं, लेकिन नॉट ऑल NBFCs आर रजिस्टर्ड अंडर RBI। ऑलराइट, तो ये ना आपने बातें ध्यान रखनी है कि कुछ कंपनीज हैं जो कंपनीज एक्ट करते रहती हैं, रेगुलेटर कौन होगा, कुछ सेबी के अंडर भी हैं, कुछ नेशनल हाउसिंग बैंक, क्योंकि NBFC एक ह्यूमंगस एक बहुत ब्रॉड टर्म है फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। कुछ देख रहे हैं आप, कुछ जैसे पर्टिकुलरली जो RBI के तहत हैं, कुछ हाउसिंग फाइनेंस में लगी हुई हैं, कुछ मर्चेंट बैंकिंग वगैरह कर रही हैं, कुछ म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी निधि कंपनीज हैं, चिट फंड, इंश्योरेंस भी दे रही हैं, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो बहुत सारा जो कंपनीज ऐसे काम कर रही हैं, तो वेरियस रेगुलेटर्स के तहत ये काम करती हैं। ऑलराइट, तो ये इसीलिए जो ये इस बात का थोड़ा सा अगर ध्यान रहे तो बेटर है। अगर आपको उसके बारे में और पढ़ना है तो RBI का ही एक ही FAQ पेज है, क्लिक करें इस पर एंड अकॉर्डिंगली यू विल गेट टू रीड मोर अबाउट इट। ऑलराइट दोस्तों, तो बस यहीं पर लेक्चर खत्म करते हैं। तो बस जाते जाते लास्ट में ही हमेशा अनाउंसमेंट्स करते हैं हम जो हमारे कोर्सेज के रिगार्डिंग, क्योंकि जो फुल कोर्स होता है बहुत से बच्चे उसमें इंटरेस्टेड रहते हैं। तो 2021 के जो कोर्सेज हैं वो अभी अंडर में हैं, लास्ट बैच चल रहा है 2021 का। एंड देन दोस्तों जो दिवाली है, तो दिवाली थोड़ा मेंस वाली बनाइए, क्योंकि दिवाली का सीजन जो ये ठंड का सीजन है, UPSC ने इसको रखा हुआ है कि इसके लिए मेंस के लिए प्री अभी दूर होता है, तो इसलिए तैयारी किसकी हमें मेंस की करनी चाहिए। 2020 के कोर्सेज जो 2020 अगर आप मेंस दे रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए जो यहाँ पर कोर्सेज चल रहे हैं एसए का, जनरल स्टडीज का, जिसमें क्रैश कोर्स टेस्ट सीरीज भी है, पॉलिटिकल साइंस टेस्ट सीरीज, सोशो में भी क्रैश और टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो दोस्तों अगर आप ये कोर्सेज देने अगर जा रहे हैं तो ये कूपन कोड ही है मेंस दिवाली कूपन कोड लगाइएगा तो 10% डिस्काउंट आपको मेंस के कोर्सेज पर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बात ध्यान रहे बस ये वाली। बाकी अगर आपको वैसे एक और कोर्स के बारे में बताता हूं, अगर आप 2021 का एग्जाम अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो हमारा 108 दिन का आंसर राइटिंग प्रोग्राम रहता है, जहां पर ऑफ कोर्स आप आंसर लिखते हैं, आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, आंसर लिखते हैं, फिर हम उसको इवैल्यूएट करते हैं, इवैल्यूएशन करने के बाद आपको उनके मॉडल सॉल्यूशंस मिल जाते हैं जो कि वीडियो के फॉर्म में रहते हैं एंड नेचुरली PDF तो रहेगा ही। ठीक है, तो अब ये सभी एक सिंपल सा मैकेनिज्म है, क्योंकि बहुत से बच्चे आंसर चाहते हैं लिखना, लेकिन वो बहुत से ऐसे टेस्ट सीरीज हैं जहां पर आप हम जो 20 क्वेश्चंस वाले टेस्ट एनरोल कर लेते हैं। मान लीजिए 20 क्वेश्चन के आपके 16 टेस्ट हैं, 20 टेस्ट हैं, 50 टेस्ट हैं, पता नहीं कितने टेस्ट होते हैं, लेकिन वो हमारा खुद का एक्सपीरियंस हमें बताता है कि बहुत ही कम बच्चे हैं जो ये 20 क्वेश्चन वाला टेस्ट कभी अटेम्प्ट करते हैं। उनको इतना रहता है कि 20 क्वेश्चन करने हैं, कब बैठूंगा मैं, कब करूंगा मैं, एंड इसी चक्कर में दे जस्ट डू नॉट अटेम्प्ट नहीं कर पाते, एंड जो ना तो 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं ना एक अटेम्प्ट होता है। इसीलिए हर रोज का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए एंड एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके इसको इवैल्यूएट कराइए एंड अंत में यू विल सी कि आपने 100+ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। तो इसीलिए एक ऐसा हमेशा जब भी UPSC से जुड़ा हुआ कभी भी प्लान बनाएं तो उसमें प्लान कौन सा बनाना है, ऐसा जो सस्टेनेबल हो, ना तो बहुत ज़्यादा ऐसे ओवर एम्बिशियस हो के ना बहुत कम। ठीक है दोस्तों, तो इन बिटवीन वाला प्लान बनाएं एंड यू विल ऑलवेज बी फाइंडिंग योरसेल्फ अमंगस्ट सक्सेसफुल पीपल। ऑलराइट दोस्तों, तो बाकी इनके PDFs एटसेट्रा सभी कुछ हमारे जो वेबसाइट पर भी, टेलीग्राम चैनल पर रेगुलरली शेयर करते रहते हैं। एंड दोस्तों 2022 के कोर्सेज भी आ रहे हैं बहुत जल्द, विल बी अनाउंसिंग देम वेरी सून। ऑलराइट दोस्तों, तो बस ये कुछ हमारे कोर्सेज थे जो हमारे कुछ आज के वीडियोस में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करते रहिए, और चीजें जानने वाली है उनको भी जानते रहिए। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियोस में बहुत ही जल्द, एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।